मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना आज आपके साथ पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर रामचंद्र गुहा के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। रामचंद्र गुहा ने पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर अपने कार्य द अनक्वाइट वुड में बात करी और इसमें उन्होंने पर्यावरणीय आंदोलनों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में एवं मुख्यतः चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बात करी। उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो जो 1970 का जो दौर है, उस समय वहां पर सामाजिक आंदोलनों की एक लहर सी आ गई थी जिसमें चिपको आंदोलन मुख्य था और यह आंदोलन कृषकों के द्वारा जंगल के व्यापारीकरण के खिलाफ था, इनके विरुद्ध था और इस आंदोलन की वजह से उत्तराखंड की इकोलॉजी एवं सांस्कृतिक धरोहर बरकरार रह पाई थी। और अगर हम भारत में इस आंदोलन को देखें तो भारत में भी पर्यावरणीय एवं जो सांस्कृतिक संदर्भ को इस आंदोलन की वजह से बढ़ावा मिला था। अपने इस कार्य में रामचंद्र गुहा ने उपनिवेशवाद एवं पर्यावरणीय पतन का जिक्र किया, जो कि ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं देखा गया था। अपने इस कार्य में इन्होंने उत्तराखंड के 1815 से लेकर 1949 तक के बीच के पीरियड में टहरी, कुमायूं, गढ़वाल के क्षेत्रफल पर चर्चा करी। इनका यह अध्ययन चिपको आंदोलन के समाजशास्त्रीय अध्ययन के तौर पर देखा जाता है। अगर हम विश्व में देखें तो यह आंदोलन प्रसिद्ध पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है और इसके साथ साथ यह आंदोलन कृषक आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कृषकों के जंगल में जो उनके पारंपरिक अधिकार थे उसके लिए संघर्ष की बात या संघर्ष देखने में आता है। अपने इस कार्य में रामचंद्र गुहा ने कृषक विरोध, ग्रामीण इतिहास एवं पारिस्थितिक पक्ष या पहलू को जानने का प्रयास किया। उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद की वजह से वहां पर जो वनों है या संसाधनों का जो व्यवसायीकरण है वो स्टार्ट हुआ, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण वहां पर जो राज्य विहीन एवं जो कृषक थे उनमें संघर्ष की स्थापना हुई। राज्य विहीन जंगलों और कृषकों के बीच में संघर्ष की स्थापना होने लगी। गुहा ने कहा कि जो परिस्थिति का इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो वो खाली केवल भौगोलिक बदलाव का इतिहास ही नहीं है, बल्कि लोगों का प्रकृति के प्रति जुड़ाव और उनके प्रकृति को देखने के नजरिए के बारे में भी इसमें बात की गई है। रामचंद्र गुहा ने अपने इस कार्य में वर्चस्व एवं विरोध के समाजशास्त्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो किस प्रकार अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। अपने इस कार्य में उन्होंने जो हिमालयन पहाड़ के लोग, उनकी जाति, समुदाय के संबंध, कृषक संबंध, महिलाओं की स्थिति, समाज एवं राज्य के संबंध आदि संबंधों के बारे में बल दिया। गुहा ने अपने कार्य में यह भी कहा कि किस प्रकार लोगों का विरोध राजा बालंदा बद्रीनाथ के समय में भी किया जाता था और उन्होंने कहा कि 1930 से लेकर 1944 के बीच में जो कृषक आंदोलन हुए, इन सब का जिक्र वहां के जो हम पारंपरिक समाज में हम देखें तो उनके पारंपरिक समाज में इन सब आंदोलनों के बारे में इन सब आंदोलन दिखाई देते हैं या इनकी चर्चा दिखाई देती है। अगर हम देखें तो 1930 में जो किसानों के द्वारा राजा के विरोध में आंदोलन हुआ, जो कि जंगल नियम स्थापना के विरुद्ध था। 1944 में भी किसान आंदोलन हुआ, जो कि जंगल के व्यवसायीकरण या बाजारीकरण से संबंधित था। इसके बाद हम बात करते हैं तो 1973 में चमोली में गोपेश्वर कस्बे में दसरौली गांव स्वराज संघ के द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का शुरुआत हुई, जिसमें क्या किया, जो चंडी प्रसाद भट्ट थे उन्होंने पेड़ों को आलिंगन करने का सोचा और धीरे धीरे ये जो चिपको आंदोलन था ये फैलकर टिहरी, कुमायूं, गढ़वाल आदि क्षेत्रों में भी फैल गया। इस प्रकार रामचंद्र गुहा ने अपने इस कार्य में जो चिपको आंदोलन है उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको विस्तृत में बात करने की कोशिश की या चर्चा की। अपने इस कार्य में रामचंद्र गुहा ने कुमायूं और गढ़वाल की सामाजिक संरचना तथा वहां की पारंपरिक कृषक
खासा और डोम जाति के लोगों के बारे का भी अध्ययन किया और ये बताया कि वो किस तरह से निम्न जाति के साथ में जुड़े हुए हैं। गुहा ने यहाँ पर प्रचलित बेकार व्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया, जिसमें लोग बिना पेमेंट के शासक का कार्य करते थे या उन्हें शासक का कार्य करना पड़ता था। रामचंद्र गुहा का ये कार्य हम अधीनस्थ संदर्भ के रूप में भी देखते हैं, जिसमें निम्न वर्ग का विद्रोह को हम दो स्वरूपों में देख सकते हैं, एक संरचनात्मक संगठनात्मक रूप में और दूसरा राजनीतिक सांस्कृतिक मॉडल के रूप में। रामचंद्र गुहा ने अपने एक और कार्य, एक दरकती जमीन भारत का पारिस्थितिक इतिहास में भी पर्यावरणीय पहलुओं का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं इसका और उनके इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अपने इस कार्य में उन्होंने वन संसाधनों के उपयोग और दुरुपयोग दोनों के बारे में बात की है। अपने इस कार्य में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से उत्पादन प्रणाली के अधिकांश विश्लेषण में क्षेत्र और कारखानों जैसे उत्पादन के दायरे पर तो ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन जो प्राकृतिक संदर्भों की यहाँ पर पूरी तरह से उपेक्षा की गई। उत्पादन के संबंध के संदर्भ में यह जांच करने की जरूरत है कि संपत्ति एवं नियंत्रण के रूप एवं वितरण में कौन विभिन्न समाजों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को शासित करता है। अगर हम देखते हैं तो मानव इतिहास के लंबे दौर में हम संसाधनों के उपयोग को हम विभिन्न प्रणालियों एवं उनको हम विभिन्न पहलुओं को उनके संदर्भ में देख सकते हैं। विभिन्न प्रणालियों के बारे में बात की गई और विभिन्न प्रणालियों को देखने के विभिन्न संदर्भों की बात की, जैसे तकनीकी आयाम के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, सामाजिक संगठन के आयाम के संदर्भ में, विचारधारा का आयाम के संदर्भ में तथा पर्यावरणीय प्रभाव की प्रकृति के संदर्भ में। हम चौथी सदी की बात करते हैं तो चौथी सदी में गुप्त काल में भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार एवं शहरी केंद्रों का ह्रास होने लगा और इस बात की पूरी संभावना देखी जाती थी कि जो ये ह्रास है ये क्या खेती में जो सरप्लस में को कम करने से संबंधित होता था। और इस कमी के पीछे तीन कारणों को देखा गया। एक तो क्या हुआ कि जो जलवायु परिवर्तन होने लगे, इसकी वजह से बारिश कम होने लगी। दूसरा, भूमि में उर्वरकता की कमी होने की वजह से खेती के उत्पादन में कमी आने लगी। और तीसरा, मानव की जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से भूमि पर उनके लिए जो स्पेस है या स्थान है उसकी कमी आने की वजह से भी सरप्लस में कमी आने लगी। हम परिस्थिति अनुकूलन के एक प्रकार के रूप में जाति व्यवस्था का उपयोग भी दो विभिन्न पंथों को दर्शाने का प्रयास करते हैं, जिसमें संसाधनों के उपयोग एवं विभिन्न प्रणालियों के बीच टकराव को कैसे सुलझाया जाता है। पहले पंथ को हम विनाश की संज्ञा देते हैं तथा दूसरे पंथ को हम चुनिंदा समाजवेश है। भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो जो संसाधनों का उपयोग की विभिन्न प्रणालियों में ज्यादा परस्पर निर्भरता एवं सह अस्तित्व दिखाई देता है और ये विभिन्नता को कायम रखने के लिए हमें सांस्कृतिक कारकों की भूमिका की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जो हिंदू धर्म है उसमें क्या है, समावेशी का बल है और जाति व्यवस्था जो है वो इस समायोजन के लिए एक संस्थात्मक माध्यम की तरह कार्य करती है। अगर हम जाति और वर्ग के बारे में बात करते हैं तो जाति और वर्ग में इतनी भयंकर असमानताओं के बावजूद भी यह पूर्व उपनिवेशिक भारतीय समाज में काफी हद तक समरसता और स्थिरता लेकर आती थी। इसके चलते यहाँ पे शासक वर्ग में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए। लेकिन अगर हम ग्रामीण स्तर की बात करते हैं तो ग्रामीण स्तर में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आए। इस्लाम धर्म का जब के संपर्क में जब हम आए, जब जैसे मुगल्स आए तो हम उनके जब संपर्क में आए तो उनके संपर्क में आने से जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन जब 16वीं शताब्दी में यूरोप से के हम जब संपर्क में आए तो क्या हुआ, कहानी पूरी तरह से बदल गई। पूरा बदलाव, पूरी संरचना में बदलाव आ गया। यूरोपीय लोग जब भारत में आए तो उस समय पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में जो उन्होंने जो तौर तरीके और जो दूरगामी क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने किए, पहला क्या किया
जो उन्होंने कहा कि जो संसाधनों का संग्रह है वो एक जीविका के लिए खाद्य उत्पादन पर ज्यादा उन्होंने जोर नहीं दिया, बल्कि कॉमोडिटी के रूप में जो उपयोग होने वाले जो संसाधन है उनके संग्रह, उनमें परिवर्तन, उनमें उनके उत्पादन पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित किया। दूसरा उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण की वजह से जो मानव समाज है वो व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है। और तीसरी बात उन्होंने की कि संसाधनों के उपयोग में व्यापक रूप से बदलाव के साथ जमीनी तौर पर भी उसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। अगर हम पश्चिमी समाज में देखें तो पश्चिमी पूंजीवाद के कारण दुनिया की जो परिस्थिति की जो है या इकोलॉजी है उसमें काफी बदलाव आया। पहले व्यापार, बाद में उपनिवेशवाद के कारण पूंजीवाद का व्यापक विस्तार हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, परिस्थिति की जो व्यवस्थाएं हैं, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें वो बाधित होने लगे। और जिन पर्यावासों में इस तरह का हस्तक्षेप हुआ वहां पर सोशल, इकोलॉजिकल और डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, विशेषताएं थी, वो पूरी तरह से एक नया आकार लेने लगी। उपनिवेशवाद का जो सबसे ठोस नतीजा था वो क्या था, संसाधनों के वैश्विक नियंत्रण के रूप में हमारे सामने आने लगा। अंग्रेजों ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की। इसको प्रभावशाली तरीके से काम करने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो ग्रामीण समुदाय के वनों का बिना किसी रोक टोक के जो प्रयोग करते थे उसमें कटौती कर सके। और हम 1865 में भारतीय वन अधिनियम आया, जो राज्य के एक अधिकार की दावेदारी का पहला प्रयास किया गया। उपनिवेशिक वन प्रबंधन में जो बुनियादी रूप से व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दी गई तथा जो सरकार ने जो आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए सभी विभागों पर स्वराज्य एकत्रित करने का दबाव बनाया। और इससे क्या हुआ, जो वन विभाग से और ज्यादा स्वराज उत्पन्न करने के लिए कहा जाने लगा। जो व्यावसायिक इमारती लकड़ियों तथा स्वराज की इस जो दोहरी मांग थी, इस दोहरी मांग को पूरा करने के लिए वन विभाग ने क्या किया, वनों का दोहन या करना और तेजी से प्रारंभ होना शुरू हो गया। अब इस वन की स्थिति में बदलाव करने वाला जो प्रमुख कार्य क्या हुआ, प्रमुख कार्य यह हुआ कि जब बहुत ही कम कीमत पर जंगली जमीनों को यूरोपियन लोगों को चाय, कॉफी और रबड़ की खेती के लिए दिया जाने लगा, और फिर इस चाय, कॉफी और रबड़ की खेती का निर्यात करने के लिए सड़क, रेलवे मार्ग और इन सब नेटवर्क का विकास होने लगा। तो इससे क्या हुआ, वनों के जो दोहन है उसकी गति और तीव्र हो गई। किसान और औद्योगिक प्रणाली के बीच टकराव और सामाजिक पारिस्थितिक आयामों के बारे में बहुत से प्रभावशाली अध्ययन हुए। और हम कह सकते हैं कि जो ये संघर्ष है इसको दो तरीकों से, जो ये संघर्ष को हम दो तरीकों से सुलझाया जा सकता है। एक ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करने के रूप में, और दूसरा उपनिवेशवाद के विस्तार के रूप में। अगर हम देखते हैं तो भारत में किसान एवं संसाधन उपयोग को औद्योगिक प्रणाली के बीच जारी संघर्ष के दो चरण हमारे सामने आते हैं, एक उपनिवेशिक और दूसरा उत्तर उपनिवेशिक। इस तरह से हम देखते हैं कि रामचंद्र गुहा ने अपने कार्यों में किस प्रकार भारत में एक पारिस्थितिक इतिहास से जुड़े विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया। और सिर्फ उन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया बल्कि उनका विश्लेषण कर एक ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करी, जिसके द्वारा हम पर्यावरणीय जो द्वंद्व हैं या समस्याएं हैं इनको हमें जो समझने में ज्यादा अच्छे से सहायता मिल सके। मुझे आशा है कि आज हमने जो ये पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा की, इससे हमें इसको समझने में नए आयाम एवं या नए दृष्टिकोण प्राप्त होंगे। धन्यवाद।